हमने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में ऐसी छलांग लगाई है जिसके बारे में कभी इंसान ने सिर्फ कल्पना ही की थी। आज हम चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं, महिलाएं फाइटर जेट्स उड़ा रही हैं, देश की सत्ता संभाल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों की कमान उनके हाथों में है। वो काम कर रही हैं जिसे कभी सिर्फ पुरुषों का अधिकार माना जाता था। हम गर्व से कहते हैं कि हम लैंगिक समानता के युग में जी रहे हैं। लेकिन इस चमकदार आधुनिकता के बीच आज भी हमारे समाज में एक ऐसी रेखा खींची हुई है जिसे पार करने की इजाज़त महिलाओं को नहीं है। एक ऐसा दरवाज़ा जो आज भी उनके लिए बंद है, और वो दरवाज़ा है शमशान घाट का मुख्य द्वार। शायद आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा, जब किसी घर से राम नाम सत्य है के उद्घोष के साथ शव यात्रा निकलती है तो पूरा परिवार उस अंतिम यात्रा में साथ चलता है। माँ, बहनें, पत्नी, बेटियां सभी उस अर्थी के पीछे रोते बिलखते कदम बढ़ाती हैं। हर आंख नम होती है, हर दिल भारी होता है। लेकिन जैसे ही शमशान घाट का मोड़ आता है, जैसे ही वो जगह दिखाई देती है जहां चिताएं जल रही होती हैं, वहां एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। एक ऐसी दीवार जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन सदियों से मान्यताओं ने उसे मजबूती से खड़ा कर रखा है। महिलाओं को वहीं रोक दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है, बस यहीं तक, आगे जाना मना है। पुरुष आगे बढ़ते हैं, वही चिता सजाते हैं, वही मुखाग्नि देते हैं, वही अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाते हैं। लेकिन जिन महिलाओं ने उस इंसान को जन्म दिया, जिसने उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाकर इस दुनिया में लाया, जिन महिलाओं ने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताई, सुख दुख बांटा, हर हाल में साथ दिया, उन्हें उस इंसान की अंतिम विदाई के सबसे महत्वपूर्ण पल को देखने तक की इजाज़त नहीं होती। क्या ये सिर्फ परंपरा है, या फिर एक ऐसा नियम जिसे हमने बिना सवाल किए पीढ़ी दर पीढ़ी स्वीकार कर लिया? जब एक माँ अपने बेटे को दुनिया में लाने का दर्द सह सकती है, जब एक पत्नी अपने जीवन का हर सुख त्याग सकती है, तो क्या वो उसकी अंतिम विदाई देखने की हकदार नहीं है? ये सवाल आज भी हमारे समाज के सामने खड़ा है। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच का नतीजा है? क्या ये पितृसत्ता का एक और नियम है जिसे महिलाओं को कमजोर साबित करने के लिए गढ़ा गया? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसका जिक्र उन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है जिनके पन्ने आज भी ज्यादातर लोग खोलने से कतराते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि महिलाओं को शमशान से दूर रखना अपमान नहीं बल्कि एक प्रकार की सुरक्षा माना गया, तो एक ऐसी सुरक्षा जिसे आधुनिक विज्ञान अंधविश्वास कह सकता है, लेकिन तंत्र और प्राचीन अध्यात्म इसे बेहद संवेदनशील स्थिति मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण, तांत्रिक परंपराओं और लोक मान्यताओं के उन पहलुओं पर बात करेंगे जिनके अनुसार शमशान सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है। हमारे लिए वो शहर के किनारे बनी एक जगह हो सकती है जहां अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन गरुड़ पुराण और तंत्र दर्शन के अनुसार शमशान एक सीमा रेखा है, जीवन और मृत्यु के बीच की। ये वो स्थान माना गया है जहां स्थूल शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है और सूक्ष्म अस्तित्व अपनी यात्रा शुरू करता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र को सामान्य स्थानों की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक अत्यंत सक्रिय और असंतुलित ऊर्जा क्षेत्र माना गया है। इन मान्यताओं के अनुसार शमशान की ऊर्जा न तो पूरी तरह सकारात्मक मानी जाती है और न ही सामान्य। ये भारी होती है, विचलित करने वाली होती है। इसी वजह से वहां जाने वाले व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को लेकर विशेष सावधानी की बात कही गई है। अब सवाल उठता है, इसमें महिलाओं का जिक्र क्यों आता है? कुछ तांत्रिक परंपराओं में यह माना गया कि स्त्री शरीर की ऊर्जा संरचना पुरुषों से अलग होती है, अधिक ग्रहणशील, अधिक संवेदनशील। यही कारण बताया गया कि शोक, भावनात्मक आघात और अस्थिर वातावरण में महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता मानी गई। बालों को लेकर भी ऐसी ही प्रतीकात्मक व्याख्याएं मिलती हैं। अध्यात्म में बालों को सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़ा तत्व माना गया। इसी कारण साधु संत जटाएं रखते हैं, सिख परंपरा में केश ढके जाते हैं। उद्देश्य बताया गया ऊर्जा का संरक्षण। शमशान जैसे स्थान जहां शोक, मृत्यु और भावनात्मक उथल-पुथल होती है, वहां खुले बालों को प्रतीक रूप में असुरक्षा से जोड़ा गया। यही कारण है कि परंपरा ने महिलाओं को उस वातावरण से दूर रखने का नियम बनाया, न कि उन्हें कमतर साबित करने के लिए, बल्कि उस दौर की समझ के अनुसार उन्हें मानसिक और ऊर्जात्मक रूप से सुरक्षित रखने के लिए। आज हम विज्ञान के युग में हैं।
हम सवाल पूछते हैं और पूछना जरूरी भी है। लेकिन किसी भी परंपरा को समझने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि वो डर से बनी थी या संरक्षण की भावना से। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। और अगर आप गौर करें तो ऐसी कई कथाओं और लोक मान्यताओं में एक बात बार बार सामने आती है। शमशान, कब्रिस्तान या सुनसान स्थानों पर खुले बालों के साथ जाना। ये केवल संयोग नहीं माना गया, बल्कि ऊर्जा के संतुलन से जोड़कर देखा गया। पर खतरा सिर्फ बालों तक सीमित नहीं बताया गया। अगर बात केवल बालों की होती तो समाधान आसान था, सर ढक लिया जाता। फिर भी निषेध क्यों रहा? क्योंकि परंपराओं में ये माना गया कि संवेदनशीलता सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी होती है। गरुड़ पुराण और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण में स्त्री शरीर को अधिक ग्रहणशील माना गया है। इसे कमजोरी नहीं, बल्कि एक विशेष शक्ति कहा गया, सृजन की शक्ति। एक ऐसा शरीर जो नए जीवन को आकार देता है। इसी कारण गर्भ को सबसे पवित्र स्थानों में गिना गया। इसके ठीक विपरीत शमशान को जीवन के अंत का प्रतीक माना गया। सृजन और विनाश, दो विपरीत अवधारणाएं। परंपरागत सोच में जब विपरीत ऊर्जाएं टकराती हैं तो असंतुलन की आशंका मानी जाती है। यही कारण है कि मृत्यु से जुड़े स्थानों को मानसिक और भावनात्मक रूप से भारी माना गया। प्राचीन ग्रंथों में ये भी संकेत मिलता है कि अंतिम संस्कार का वातावरण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव वाला होता है। धुआं, शोर, शोक और विदाई, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी भी इंसान को भीतर तक हिला सकता है। विशेषकर एक ऐसी महिला के लिए जो पहले से ही भावनात्मक आघात में हो, ये अनुभव और भी गहरा असर छोड़ सकता है। इसी वजह से कई परंपराओं में महिलाओं को उस क्षण से दूर रखने को संरक्षण के रूप में देखा गया, न कि भेदभाव के रूप में। अब बात आती है उस अंतिम रस्म की जिसे शमशान का सबसे कठिन क्षण कहा जाता है। वो पल जब परिवार का कोई सदस्य अत्यंत कठोर कर्तव्य निभाता है ताकि मृत व्यक्ति की यात्रा को पूर्ण माना जा सके। शास्त्र इसे आत्मा के अंतिम बंधन से मुक्ति का प्रतीक बताते हैं। मनोविज्ञान इस क्षण को अलग नज़र से देखता है। उसके अनुसार ये दृश्य अत्यंत गहन भावनात्मक झटका दे सकता है। ऐसा अनुभव हर व्यक्ति समान रूप से नहीं सह पाता। संवेदनशील मन पर इसका प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। ये कहना कि महिलाएं इस कारण कमज़ोर हैं, गलत होगा। संवेदनशीलता कमज़ोरी नहीं होती। कई बार वही संवेदनशीलता जीवन को समझने और संभालने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। शायद इसी समझ के साथ हमारे पूर्वजों ने कुछ सीमाएं खींची, डर से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से, ताकि जो जीवन देने की क्षमता रखता है उसे मृत्यु के सबसे कठोर दृश्यों से बचाया जा सके। आज सवाल पूछना जरूरी है, पर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हर परंपरा का जन्म किसी न किसी संदर्भ में हुआ था। ये स्त्री की कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा दी गई एक विशेषता मानी गई है, करुणा और ममता। वही ममता जो माँ को माँ बनाती है और पत्नी को जीवन साथी। यही कारण है कि प्राचीन समाजों में ये माना गया कि अत्यंत कठोर और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाले दृश्य हर मन के लिए समान नहीं होते। कल्पना कीजिए, अगर कोई माँ या पत्नी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के अंतिम संस्कार की सबसे कठिन रस्मों को बहुत नज़दीक से देख ले, तो वो अनुभव उसके मन पर गहरी छाप छोड़ सकता है। ऐसा सदमा कई बार लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता, यादों में, सपनों में और रोजमर्रा की मानसिक स्थिति में। यही कारण है कि परंपराओं में महिलाओं को ऐसे दृश्यों से दूर रखने को मानसिक संरक्षण के रूप में देखा गया। इतिहास में पुरुषों को बचपन से ही कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता रहा। ये सही या गलत की बहस हो सकती है, लेकिन उसी सामाजिक ढांचे में ये जिम्मेदारी पुरुषों को दी गई कि वे अंतिम संस्कार जैसे भावनात्मक रूप से कठिन कर्तव्यों को निभाएं, ताकि परिवार की महिलाएं उस गहरे आघात से बची रहें। ये नियम महिलाओं को कमजोर मानकर नहीं, बल्कि उनकी भावनात्मक गहराई को समझते हुए बनाया गया था। इसके पीछे एक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बताया जाता है, आत्मा की यात्रा का। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था और उसके मनोभावों का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है। वहां ये विचार सामने आता है कि आत्मा का सबसे बड़ा बंधन उसका मोह होता है, अपने प्रियजनों के प्रति। ऐसा माना गया कि अंतिम संस्कार के समय अत्यधिक विलाप और भावनात्मक आवेग उस आत्मा के लिए भी उलझन पैदा कर सकता है, विशेष रूप से जब वो अपने सबसे करीबी संबंधों को असहनीय दुख में देखती है।
ये विचार पूरी तरह प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, आत्मा के मोह को शांत करना ताकि वो अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। स्वभाव से महिलाएं अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती हैं। उनका रोना स्वाभाविक है, मानवीय है, लेकिन परंपराओं में ये माना गया कि शमशान जैसे स्थान पर भावनाओं को रोक पाना कठिन होता है। इसलिए एक व्यावहारिक समाधान चुना गया, महिलाओं को उस समय घर पर ही रहने देना ताकि शोक निजी रहे और अंतिम संस्कार का वातावरण संयमित। इस नियम का उद्देश्य न तो महिलाओं को अलग करना था, न ही उन्हें पीछे धकेलना। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब तक अंतिम संस्कार पूरा न हो जाए, तब तक न आत्मा का मोह और बढ़े, न परिवार की महिलाएं ऐसे दृश्य देखें जो उनके मन पर स्थायी बोझ बन जाएं। आज के समय में हम इन परंपराओं पर सवाल पूछते हैं, और पूछना जरूरी भी है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कई नियम डर से नहीं, बल्कि उस दौर की समझ और संरक्षण की भावना से बने थे। शायद अब वक्त है परंपरा को समझने का और फिर विवेक के साथ तय करने का कि आज क्या जरूरी है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे उस जाने वाली आत्मा की स्वतंत्रता से जोड़ा गया। परंपराओं का मानना था कि अंतिम संस्कार के समय जो भी नियम बनाए गए, उनका उद्देश्य किसी को पीड़ा देना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया को पूर्ण करना था, शांति के साथ। इन सब कारणों के अलावा प्राचीन ग्रंथों और गुप्त परंपराओं में एक और पक्ष का भी उल्लेख मिलता है, जिसके बारे में आमतौर पर खुलकर बात नहीं की जाती। ये पक्ष डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सावधानी की भावना को समझाने के लिए बताया जाता था। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार शमशान को केवल शोक और अंतिम विदाई की जगह नहीं माना गया। रात के समय इसे एक अत्यंत संवेदनशील स्थान समझा गया, ऐसा क्षेत्र जहां मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। इसी वजह से इसे साधारण सामाजिक स्थानों से अलग रखा गया। कुछ तांत्रिक परंपराओं में ये धारणा मिलती है कि शमशान जैसे स्थानों पर की जाने वाली साधनाएं अत्यंत कठिन और जोखिम भरी मानी जाती थीं। यही कारण था कि आम लोगों, विशेषकर शोकग्रस्त परिवारों को वहां अनावश्यक रूप से रुकने से रोका जाता था। इन मान्यताओं में यह भी कहा गया कि गहरे दुख में डूबा हुआ मन अधिक असुरक्षित होता है। शोक, भय और भावनात्मक थकावट ये सब मिलकर व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता को कम कर सकते हैं। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर महिलाओं को, जो उस समय भावनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रभावित होती थीं, उस वातावरण से दूर रखने को बेहतर समझा गया। इतिहास और लोक कथाओं में कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जिन्हें आज हम मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक आघात के उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। अचानक व्यवहार में बदलाव, लंबे समय तक उदासी, डर या असहजता, ये सब उस गहरे सदमे के संकेत हो सकते हैं जिसे उस दौर में आध्यात्मिक भाषा में समझाया गया। हमारे पूर्वजों के पास आधुनिक विज्ञान की भाषा नहीं थी, लेकिन अनुभव था। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, उसी के आधार पर कुछ सीमाएं तय कीं। उनका उद्देश्य डर फैलाना नहीं था, बल्कि परिवार और विशेषकर महिलाओं को ऐसे अनुभवों से बचाना था जिनका असर लंबे समय तक रह सकता था। आज हम इन बातों को नए नजरिए से देखते हैं। आज हम कारण पूछते हैं, और पूछना सही भी है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि कई नियम शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि सावधानी और संरक्षण की भावना से जन्मे थे। सवाल ये नहीं है कि परंपराएं सही थीं या गलत। सवाल ये है, क्या हम उन्हें समझकर बदल रहे हैं या बिना समझे नकार रहे हैं। हमारे पूर्वज ये अच्छी तरह जानते थे कि शमशान सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं, बल्कि हर तरह से असुरक्षित वातावरण होता है। इसलिए उन्होंने एक स्पष्ट सीमा खींच दी, एक लक्ष्मण रेखा। स्त्रियों के लिए शमशान को वर्जित किया गया। ये निषेध दमन के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए था, उन नजरों से, उन परिस्थितियों से जिन पर उस समय किसी का नियंत्रण नहीं होता था। अब आइए एक बिल्कुल व्यावहारिक और तर्कसंगत कारण पर, जिसे आज की भाषा में हम क्वारंटाइन कह सकते हैं। मृत्यु केवल भावनात्मक घटना नहीं होती, वो जैविक और पर्यावरणीय रूप से भी एक संवेदनशील स्थिति होती है। शमशान घाट में धुआं, राख, जीवाणु और विषाक्त कण होते हैं। यही कारण है कि लगभग हर संस्कृति में अंतिम संस्कार के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया रखी गई है। भारतीय परंपराओं में देखिए, शमशान से लौटकर पुरुष सीधे घर में प्रवेश नहीं करते, वे बाहर रुकते हैं, नीम या कड़वी वस्तुएं लेते हैं, जिन्हें आज विज्ञान एंटीबैक्टीरियल मानता है, लोहे को छूते हैं, जिसे आज हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग कह सकते हैं, आग और जल के माध्यम से शुद्धिकरण किया जाता है, और स्नान के बाद ही घर में प्रवेश होता है। ये सब किसी अंधविश्वास से नहीं, बल्कि स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण की समझ से जुड़ा हुआ था। बस भाषा अलग थी।
अब सवाल उठता है, अगर घर के सभी सदस्य शमशान चले जाएं, तो घर की देखभाल कौन करेगा? घर की शुद्धि, बच्चों और बुजुर्गों की देखरेख कौन संभालेगा? पुरानी सामाजिक व्यवस्था में इसका उत्तर स्पष्ट था। ये एक डिवीजन ऑफ लेबर था। पुरुष बाहर जाकर अंतिम संस्कार जैसी कठोर जिम्मेदारी निभाते थे और महिलाएं घर पर रहकर घर की निरंतरता, स्वच्छता और संतुलन बनाए रखती थीं। ये व्यवस्था बराबरी या कमतरी की नहीं, बल्कि भूमिकाओं के विभाजन की थी, उस समय की परिस्थितियों और समझ के अनुसार। आज हालात बदल चुके हैं। आज विज्ञान है, सुरक्षा है, विकल्प हैं, इसलिए परंपराओं पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। लेकिन किसी नियम को समझे बिना उसे सिर्फ क्रूर या दमनकारी कह देना शायद अधूरा निष्कर्ष होगा, क्योंकि कई बार जो नियम बाहर से कठोर दिखते हैं, उनके भीतर संरक्षण और व्यावहारिक बुद्धि छिपी होती है। अब सवाल ये नहीं कि पुराने नियम सही थे या गलत। सवाल ये है कि आज के समय में हम उन्हें कैसे समझें और कैसे बदलें। जब पुरुष शव को लेकर शमशान जाते थे, तब घर पर महिलाएं निष्क्रिय नहीं रहती थीं। उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। घर की पूरी सफाई की जाती थी। जिस स्थान पर शव रखा गया हो, उसे धोया जाता था। वातावरण को सुव्यवस्थित किया जाता था। पुराने कपड़ों को अलग किया जाता था और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश की जाती थी। धूप, दीप, स्वच्छता और भोजन की तैयारी, ये सब एक सुनियोजित व्यवस्था का हिस्सा था। ये एक तरह की एनवायरनमेंट मैनेजमेंट थी। पुरुष बाहर जाकर कठिन और भावनात्मक रूप से भारी जिम्मेदारी निभाते थे और महिलाएं घर के भीतर संतुलन, स्वच्छता और सामान्य जीवन को बहाल करती थीं। अगर उस समय घर के सभी लोग शमशान चले जाते, तो घर की देखभाल कौन करता? बच्चों, बुजुर्गों और रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान कौन रखता? ये भेदभाव नहीं था, बल्कि उस दौर की परिस्थितियों के अनुसार बना काम का विभाजन था। एक और पहलू जिस पर कम बात होती है, वो है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मनोविज्ञान मानता है कि अत्यधिक भावनात्मक माहौल, जैसे आग, धुआं, मंत्र, शोक और विदाई, कुछ लोगों के लिए मानसिक रूप से बहुत भारी हो सकता है, खासकर वे लोग जिनका जुड़ाव मृत व्यक्ति से अत्यंत गहरा हो। इतिहास में कुछ कुप्रथाएं इसी भावनात्मक दबाव और सामाजिक माहौल की गलत समझ से जन्मी। इसलिए कई समाजों में ये माना गया कि शोक को शांत, निजी और सुरक्षित वातावरण में व्यक्त करना बेहतर होता है। घर पर महिलाओं का साथ रहना, एक दूसरे को संभालना और सांत्वना देना, इसे अधिक सुरक्षित समझा गया। अब समय बदल चुका है। आज हम 2025 में हैं। शहरों में आधुनिक और स्वच्छ व्यवस्थाएं हैं। कई जगहों पर महिलाएं अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं और कई बेटियां अपने माता-पिता की अंतिम रस्में निभा रही हैं। ये साहस, प्रेम और बराबरी का प्रतीक है और समाज इसे धीरे-धीरे स्वीकार भी कर रहा है। प्राचीन ग्रंथों की व्याख्याएं उस समय की भाषा और समझ में थीं। वे मशीनों या तकनीक की नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक संतुलन की बात करती थीं। उनका मूल संदेश महिलाओं को कमतर ठहराना नहीं था, बल्कि ये मानना था कि स्त्री की भूमिका सृजन, देखभाल और स्थिरता से जुड़ी है और मृत्यु से जुड़ी प्रक्रियाएं भावनात्मक रूप से अत्यंत कठोर होती हैं। इसीलिए कई सीमाएं बनाई गई, डर से नहीं, बल्कि सावधानी से। आज इन सीमाओं को मानना या न मानना व्यक्तिगत निर्णय है। आस्था और तर्क के बीच संतुलन हर व्यक्ति अपने तरीके से तय करता है, पर किसी भी परंपरा को समझे बिना सिर्फ अंधविश्वास या दमन कह देना अधूरा निष्कर्ष हो सकता है। सवाल पूछना जरूरी है, बदलाव भी जरूरी है, लेकिन समझ के साथ। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये नियम अपने समय में व्यावहारिक थे, लेकिन आज बदले जाने चाहिए? या कुछ बातों में आज भी मनोवैज्ञानिक समझ छिपी हुई है? अपनी राय साझा करना संवाद की शुरुआत है, डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समझ बढ़ाने के लिए। क्योंकि समाज तब आगे बढ़ता है जब वो परंपरा को आंख बंद करके ना माने और आधुनिकता को बिना सोचे ना अपनाए।